जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 30 दिन के अंदर आपकी पॉलिटी ख़त्म कराऊंगा, उसी में एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। तो बिल्कुल उसी वादे पर चलते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एमसीक्यू सीरीज वाली वीडियो। प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी है जो प्रश्न मैं पूछूं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड। मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको भारतीय संविधान में जोड़ने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। तो उनका मूल उद्देश्य था सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर 3 प्रकार से मैंने बताया था, सोशल स्टेटस होना चाहिए, इकोनॉमिकल इक्वालिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल। तो इसमें अगर सही उत्तर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर है। और नीचे यहाँ लिखा भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज फुलफिल द वैक्यूम इन पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आपको पता है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। फंडामेंटल राइट्स आपके 7 थे, एक हटा दिया गया 44 संविधान संशोधन से, अब 6 रह गए। तो ये लिखा फंडामेंटल राइट, द फंडामेंटल राइट इंश्योर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वेयर एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। समझ रहे हो? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप लोगों ने देखा केवल एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन डीपीएसपी के अंदर हम बात करते हैं सोसाइटी की। तो यही सही का उत्तर है। सेकंड प्रश्न पर देखें, हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा सही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार? दिस प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हाँ, ये सही लग रहा है हमें। दूसरा देखेंगे, पहला मैं बता दूं हिंदी में क्या है वो। उसका कह रहे हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो राज्य है, देश है, उसके अंदर कैसी इकोनॉमी हो, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो। ठीक है। दूसरा है द प्रोविजन कंटेंट इन द प्रिंसिपल आर नॉट बी इन्फोर्सिबल बाई एनी कोर्ट। तो अगर इस प्रकार से देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि क्योंकि आपको मैंने बताया कि डीपीएसपी इन्फोर्सिबल नहीं है। डीपीएसपी पर अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, मैंने आपको ये कई बार बताया। अगर फंडामेंटल का उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो इन्फोर्सिबल इन नेचर है, लेकिन ये नहीं है। तो अगर दोनों सही है तो अगर हम कोर्ट में देखेंगे तो सी सही है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक भी करना है साथियों। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम एट एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। जबकि पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है कि दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ये कौन है? डीपीएसपी। ठीक है। पार्ट 3 तो आपका फोर्सेबल एंड इन्फोर्सेबल दोनों है, वो मतलब फोर्सेबल है। तीसरा प्रश्न है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम द। मैंने ये प्रश्न आप लोगों से पूछा भी और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस राज्य से लिए हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिए। द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 सॉरी। ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो आप लोगों को बताया मैंने, सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात केवल एक ही चीज़ में की गई, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्ट 4 में है ये। और आर्टिकल 36 से 51 तक की बात की गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 5 वाला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 37 के अंदर हम बात करते हैं इसी की कि गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट अप्लाई द प्रिंसिपल मेकिंग वाइल द लॉ। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी संसद कोई भी लॉ बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखती बनाएगी कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए।
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 51 है आपका। आर्टिकल 51 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन की बात भी की गई है। जब आप डीपीएसपी को ध्यान से मैंने पढ़ाया होगा तो आप लोगों को दिखाया होगा आर्टिकल 51, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मतलब है कि दूसरे देशों के साथ हमारे शांतिपूर्ण ढंग से क्या होना चाहिए, रिश्ते होने चाहिए। तो आर्टिकल इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आर्टिकल 51 के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टीम रोहित तोमर की इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे इनको। टीम रोहित तोमर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना हमें, और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो वहाँ आप बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने देखा इसको, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये प्रश्न ये रह गया, आपसे पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इनहेरेंस इंश्राइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें हम। सिक्योरिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये देखो गांधीयन प्रिंसिपल का है, विलेज पंचायत। और ये आपका, ये किसका है बताओ कमेंट करके। 44 आर्टिकल है, और ये केवल गोवा के अंदर लगा हुआ है। ये मैंने आपको बताया होगा जब पढ़ा होगा तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, आपको पता है ये दोनों ही गांधीयन प्रिंसिपल, और आपसे पूछा है गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर है। बताइए कोई दिक्कत होगा आपको इसमें। लिबरल इंटेलेक्चुअल का है आर्टिकल 44, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड था, लिबरल इंटेलेक्चुअल। डीपीएसपी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया उस दिन। गांधीयन प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, और इसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल 44 और सोशल जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आता है। आर्टिकल 43 आपका गांधीयन प्रिंसिपल से, जिसमें हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की, ठीक है। और विलेज पंचायत की हम बात करते हैं आर्टिकल 40 के अंदर। विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन लेटेड डेट। तो ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत प्रोविजन फ्री लीगल एड, ये हमने ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 डीपीएसपी के अंदर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। इसने काफ़ी चीज़ों को अमेंड किया जो मैंने आपको बताया। इसमें इसी में एक है डीपीएसपी के अंदर फ्री लीगल एड को ऐड किया इसने। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें, इक्वल पे इक्वल वर्क एज बीन इंश्योर, तो ये भी हम बात करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी बात करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि समान काम करें और समान पैसा पाएँ, वो मतलब महिलाओं के लिए था ये, सॉरी। इसका कौन सा है, अच्छा ठीक है, 20 वाला प्रश्न भी रह जाता है यहाँ पे। 20 वाला देख, वो 10 वाला देख लीजिए। विच प्रिंसिपल एमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 42 संविधान संशोधन से हमने कौन सी डीपीएसपी जोड़ी है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ध्यान से दीजिए। इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, नहीं साथियों ये नहीं जुड़ा है। एक तो हमने फ्री लीगल एड जोड़ा और दूसरा जोड़ा पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, ये जुड़ा। पढ़ लीजिए। 43वें आर्टिकल ए है। जब मैंने आपको बताया होगा तो उसमें ये सब कुछ बताया होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से हम लोगों ने आर्टिकल 43A को जोड़ा है, जिसमें हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। साथियों हो सकता है कई लोगों को ये समस्या आ रही हो कि हम इंग्लिश में बता रहे हैं। मैंने देखा है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट की है वो इंग्लिश मीडियम की है। कोशिश रहेगी कि हिंदी में भी आपको ये PDF प्रोवाइड करवाई जाए, अगर आप कमेंट करेंगे तो। आर्टिकल वो 11वां प्रश्न देखिए। अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो मैंने आपको बताया कि 51 आर्टिकल तक डीपीएसपी आपकी चलती है, तो इन्होंने क्या किया 51A में रख दिया डायरेक्ट वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्यों रखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 51A में? इसलिए रखा क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डीपीएसपी की तरह ही सोशल वर्क यानी बात करती हैं कि आपको देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है, देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ये सारी चीज़ें बात करती है। इसलिए आर्टिकल 51A के अंदर रखा गया है।
पार्ट 4A है और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इतनी सारी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर जरूर करना है वीडियो। इसके बाद आपसे पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज़, यानी कि किस कमेटीज़ की रिकमेंडेशन पर हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। तो मैंने आपको बता दिया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और सरकारी कमेटी आपकी स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप में है, और अशोक मेहता कमेटी आपकी विलेज पंचायत वाले में है। ठीक है, 2 टायर कमेटी। अब आप लोगों से पूछ रहा है किसके द्वारा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने ऐड किया था, और इसका डिस्क्रिप्शन है वो नीचे आपको दिख ही रहा है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। 13 प्रश्न कराए थे इसके अंदर, और मुझे लगता नहीं कि अभी कोई प्रश्न ऐसा रह गया है जो आप लोगों को परेशान करेगा। अगर आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टीम रोहित तोमर के इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं से भी डाउनलोड कर पाएंगे। और ये फीडबैक ज़रूर देना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।